हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो भाग 3 में हम एकांकी सूखी डाली पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम एकांकी सूखी डाली पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, परंतु अपूर्ण था। इस वीडियो भाग 3 में हम इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस सूखी डाली एकांकी के एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। सामने उपेंद्र नाथ अश्क जी का चित्र है, जिनका ये एकांकी बड़ा आदर्श और श्रेष्ठ एकांकी है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और संयुक्त परिवार को एकल परिवार से महत्वपूर्ण बताया गया है। और उन्होंने कहा है कि परिवार का जो मुखिया होता है वह वट वृक्ष की भांति होता है। जिस प्रकार वट वृक्ष सभी प्राणियों को, पशु पक्षियों को शीतलता प्रदान करता है, स्थायी छाया प्रदान करता है और सुखद सुख प्रदान करता है, वैसा ही मुखिया भी पूरे परिवार को संरक्षण और सुख शांति प्रदान करता है। एकांकी के तीसरे दृश्य में बताया, बेला अपने कमरे में है और बेला यानी परेश की पत्नी, सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू, जो नई नवेली इस घर में बहू बनकर आई है, वो मन ही मन सोचती, अपने आप से बात करती, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ समझ नहीं पाती। आज कुछ हैं तो कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। कभी गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, कभी नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी बात की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। क्यों? क्योंकि सभी उसका दादाजी के कहने पर सभी बहू का आदर करने लगते हैं, बहू की प्रशंसा करने लगते हैं, बहू का ध्यान रखने लगते हैं, बहू को पढ़ने लिखने का समय देते हैं, उससे काम नहीं करने देते। यदि वो काम करती तो सब दौड़े भागे आते हैं। तो ये सब अचानक परिवर्तन देख करके मन ही मन सोचती है कि क्या है, पल में तोला पल में माशा, आज कुछ तो कल कुछ, कभी नरम तो कभी गरम, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। छोटी भाभी कहती है, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं लगती, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है, तुम इसे सब बाहर कर दो। और तुमने जो किया ठीक किया। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे भी सुरेश जो है रूठ चुका है। बेला कहती है, माँ जी बैठिए ना। छोटी भाभी कहती है, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हारे इधर बैठे देखकर चली आई थी। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्ची पड़ी है उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का है इकट्ठा हो गया है उससे घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं। तुम तो ऐसा करो, रजवा मेरे पास फुट फुट कर रो रही थी तो तुम उससे, वो नौकरानी समझदार है, विश्वसनीय, आज्ञाकारी है, किंतु जो उससे न किया हो वह किस प्रकार करेगी। तो आप, बेला बोलती, आप बैठिए तो छोटी भाभी कहती, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूँगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, वह गलती नहीं करेगी, ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूँगी। बेला कहती, नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए तो,
छोटी भाभी कहती तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है, यूँ तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात को की तनिक भी चिंता ना करो। बेला कहती है आप बैठिए तो सही। छोटी भाभी कहती नहीं नहीं तुम अपना पढ़ाई करो, तो मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूँगी। बेला कहती है इन लोगों को कुछ भी तो समझ में नहीं आती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। बड़ी बहू और मंझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती। क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है ना, या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू कहती है आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब। बेला आइए आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। तो मंझली भाभी कहती है मैंने एक अनुभवी नौकरानी की खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू दादाजी पुराने कमरों के हक में हैं, नौकरों के हक में हैं, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय भी। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यहीं काम करती थी, रजवा की बहू भी यहीं काम करती है। मैं कहती हूँ बहन जी आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती, उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। बेला कहती है नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। तो भाभी कहती हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी, समय बेकार न करेंगी। बेला कहती आप मुझे कांटों में क्यों घसीटती हो, आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं। तो बड़ी बहू कहती बैठिए बैठिए मंझली भाभी आप भी बैठिए। बेला कहती मैं चलती हूँ। इस तरह दोनों चली जाती हैं, सब चली जाती हैं। इंदु आती है। इंदु आती है और मुंह पे ओंठों पे उंगली रखकर कहती भाभी आ रही, चुप हो जाओ। सन्नाटा छा जाता है। बेला क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गई, किस बात का कह लगा रही थी। मंझली भाभी यूं ही हंस रहे थे, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंझली बहू कहती आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारू कहती हैं आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु बैठिए भाभी जी आप चली क्यों। बेला कहती है मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपको हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए ठाके मारिए। मंझली बहू कहती मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुँह आदत हुई हंसने की। इंदु कहती अब एक यही जगह थी बैठने को। मंझली बहू कहती हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया तो हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल होता है, तो वे हमारी चटनी बना देंगे। इंदु किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। इस तरह वो लोग आपस में बात करती हैं। बात करते करते बेला भावुक हो जाती है और आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, परेश से कहती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो, परेश कहता है। बेला कहती है मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय बात तक नहीं करना चाहता। सब मुझसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब सन्न रह गईं, जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। तो परेश कहता पर इसमें क्या है,
तो बेला कहती है मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती, तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। तो परेश कहता है तो तुम चाहती क्या हो? तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब करते हैं तो तुम्हें शिकायत है। आदर सत्कार आराम न जाने तुम क्या चाहती हो। तो बेला कहती न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, और रोने लगती। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती, मैं परायों जैसा व्यवहार नहीं चाहती। भाभी जी, इंदु आती है, भाभी जी। तो कहती तू मुझे भाभी जी मत बोला कर। हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी 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 करके ना बुलाया करो। लो भला यह कैसे हो सकता? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। पहले तो तू मुझे जियो जी करके नहीं बुलाती थी, मैं तो मूर्ख ठहरी ना भाभी जी। दादाजी ने कहा था। क्या कहा था दादाजी ने? उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। किंतु यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले घर में जाना चाहती हैं। ओह, यह बात है। दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आप सबका आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला कहती है पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? इंदु कहती है। बेला कहती है आप लोगों ने मुझे इतना गलत समझा, और मैंने आप लोगों को कितना कितना गलत समझा। इंदु कहती है आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, तो साथ में आपके भी फटक लाऊंगी। बेला कहती है चुप इंदु, भाभी जी। तो इंदु कहती है दादाजी नाराज़ हो जाएंगे। बेला कहती मैं भी आपके साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु कहती दादाजी नाराज़ हो जाएंगे। बेला कहती दादाजी से कह दूंगी। इंदु कहती भाभी जी रहने दो ना। बेला कहती मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु कहती भाभी। बेला कहती चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। पर कपड़े? मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, शलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरा हाथ बटाऊंगी। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने की आवाज़ आती है। दादाजी गैलरी से आते हैं। तो दादाजी देखते हैं हाँ बेटा, तुझे मेले से चलेंगे तो जो तू कहेगा वही खिलौने ले देंगे। मल्ली की उंगली थामे वे प्रवेश करते हैं। मल्लू, मैं तो उड़न खटोला लूँगा, मल्लू कहता है। सहसा बाहर के दरवाजे से जाकर ठिठक जाते हैं। छोटी बहू, दादाजी कहते हैं तुम कपड़े धो रही हो? इंदु कहती है मैंने तो बहुत मना किया पर भाभी नहीं मानी। दादाजी कहते हैं छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है। इंदु कहती है मैंने बहुत मना किया पर भाभी नहीं मानी दादाजी। तो दादाजी कहते हैं जिन्हें इंदु तुझे कितनी बार कहा आदर से? बेला कहती है दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी यह डाल सूखकर मुरझा जाए? और सिसक उठती है। दादा के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। ऐसा कहते कहते बेला का स्वर भारी हो जाता है, गला भारी हो जाता है, गला भर आता है और सिसक उठती है। और दादाजी ये सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। आशय क्या है? आशय ये है कि
बेला दादाजी को यह कहती है कि दादाजी मेरे साथ समानता का व्यवहार किया जाए, मुझे भी इस परिवार का सदस्य समझा जाए। ना मैं ज़्यादा आदर चाहती हूँ, ना मैं निरादर चाहती हूँ, मैं भी इस घर की एक सदस्य हूँ। मुझे पराया ना समझा जाए, मुझे इस घर में अपना समझा जाए और समानता का व्यवहार किया जाए। नहीं तो पेड़ में लगी लगी डाली मुरझा जाएगी या फिर पेड़ से टूटकर डाली मुरझा जाएगी। दादाजी बेला के आशय को समझ जाते हैं और मुस्करा देते हैं और मुस्कुराकर उसे स्नेह प्रदान करते हैं। फिर से उनका घर में जो अशांति थी वो शांति में बदल जाती है और घर में सुख आनंद आ जाता है। सब मिलजुल करके रहने लगते हैं। किस तरह एक वट वृक्ष में जिस तरह पशु पक्षियों को और अन्य प्राणियों को सुख, संरक्षण, शीतल छाया और पोषण मिलता है, ठीक इस तरह उस परिवार में दादाजी भी परिवार के सभी सदस्यों को संरक्षण, सुख और शांति प्रदान करते हैं और घर को टूटने से बचा लेते हैं। तो यह उपेंद्रनाथ अश्क जी का लिखा एकांकी सूखी डाली है। सूखी डाली एकांकी है जो बड़ा आदर्श पूर्ण है, बड़ा शिक्षाप्रद है और बहुत अधिक समाज और परिवार के लिए श्रेष्ठ एकांकी है, प्रसिद्ध एकांकी है, जिसे आज हमने जाना, पढ़ा और समझा। सूखी डाली। फिर से उस घर में सूखी डाली में हरियाली आ जाती है और घर आनंद से भर उठता है। थैंक यू। आशा है आपको यह सूखी एकांकी समझ में आया होगा और इसकी शिक्षा को आपने आत्मसात किया होगा। स्टूडेंट्स, इसके प्रश्न उत्तर मैं PDF के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगी।